हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और आपने पिछले की दोनों वीडियो जो इस टेस्ट के अंदर हमने डिस्कस किया है, अब से पहले जो 50 क्वेश्चन डिस्कस किए स्टूडेंट, वो आपने देख लिए होंगे। लग भी रहा होगा कि एनटीए के हिसाब से ही लगभग क्वेश्चन है आपके, कोई भी सीधा एक दो क्वेश्चन को छोड़कर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो इजी वहाँ पर भी आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आज बढ़ाते हैं आगे अपने इस सेशन को, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके हमारे यहाँ पे टेस्ट के अंदर आपके थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करने की कोशिश किया करें। ये लास्ट टाइम है स्टूडेंट्स कि जब आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करेंगे आप, तो आप एग्जाम के अंदर अपनी बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की क्या क्या क्वेश्चन हमारे यहाँ पे थे। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर संदर्भ में आपने कथनों पर विचार करना है कि उसने झेलम के पास मंगोलों को हराया और सिंधु के पास पेशावर तक राज्य का विस्तार किया। इब्न बतूता ने उसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था और उसने दोआब क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान अमीर को विभाग की स्थापना की। किस सुल्तान की बात ये कर रहे हैं, किस सुल्तान की बात यहाँ पे कर रहे हैं, किस व्यक्तित्व की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इब्न बतूता जब नाम आ जाए तो स्टूडेंट एक ही चीज याद रखना है कि इब्न बतूता मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही ये मोरक्को का यात्री, अफ्रीका का यात्री ये भारत के अंदर आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इनके दरबार में दूत के रूप में इनको चीन भेजा गया था। ठीक है, और ये बात करते हैं आप जैसे कि दिए गए कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए दीवान अमीर को ही। तो दीवान अमीर को ये कृषि से संबंधित एक विभाग होता था, तो इसकी शुरुआत करने वाला भी मोहम्मद बिन तुगलक था। जैसे कि दीवान अर्ज की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो बलबन बोलोगे आप। दीवान रियासत की शुरुआत पूछा जाए तो आप बोलोगे अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ये अपने दीवान ये अपने जो दारुल सफा थी या ये अपना इससे संबंधित था, अस्पताल से संबंधित जो था, वो आप बोलोगे फिरोज तुगलक था। ठीक है ना। तो अमीर को ही कृषि विभाग से संबंधित जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक, और ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने भूमि मतलब कृषि को ठेके पर देने की पत्ती, इजारादारी पत्ती को शुरुआत किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए स्टूडेंट्स, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15वीं शताब्दी के कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और विचार करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं देखते कि सही है या गलत है, सही पे विचार करना है कि उसने जजिया को समाप्त कर दिया था। जैनुल आबदीन, ये पहले बात तो यही पता होना चाहिए, जैनुल आबदीन कश्मीर के अंदर एक शासक था हमारा सिकंदर के बाद में, सिकंदर शाह के बाद में। तो ये कश्मीर का अकबर बोला जाता है इनको, कश्मीर का अकबर बोला जाता है इनको। क्यों बोला जाता है? इनकी उदारता के कारण, इनकी धर्म सहिष्णुता नीति के कारण। ठीक है ना। जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त, जो जजिया कर को देखो इधर फिरोज तुगलक ने, आपने देखा कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, और यहाँ पे बोले कि जजिया कर को समाप्त कर दिया। गोहत्या पर रोक लगा दी, हिंदुओं को राज्य में महत्वपूर्ण पद दिए। तो वही नीति थी धर्म सहिष्णुता वाली। तो कश्मीर का अकबर इनको बोला जाता है। ठीक है ना, कश्मीर का अकबर इनको बोला जाता है। और उसके संरक्षण में महाभारत और कल्याण को रात रंगनी का फारसी अनुवाद किया गया। महाभारत और कल्याण की रात रंगनी का फारसी अनुवाद किया गया। आप जानते हैं कि कल्याण जो है एक अपना जो रचनाकार थे, जिसमें राज तरंगिणी के बारे में लिखा, ये 12वीं शताब्दी तक की जानकारी देते हैं, लगभग 1150 तक की जानकारी देते हैं। और इसके बाद की जानकारी जो आपको मिलेगी वो आपको जैनुल आबदीन के समय में जोनराज देंगे। क्या नाम था जिनका, जो जानकारी देंगे? जोनराज जानकारी देंगे आगे की, जो जैनुल आबदीन के समय में था। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। कल्याण की राज तरंगिणी को कौन आगे बढ़ाता है? जोनराज। ठीक है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट सही आपके हो रहे हैं। नेक्स्ट आइए कि पाणिनि के संदर्भ में आपने बताना है। ये पाणिनि आ गया तो अष्टाध्यायी तो एकदम याद आ गया होगा कि हाँ, रचना अष्टाध्यायी किसी की है? पाणिनि की है। संस्कृत व्याकरण से एक महान कृति माना जाता है, ये बात तो सही है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। संस्कृत व्याकरण की एक महान कृति माना जाता है। दूसरा है कि साहित्यिक रचनाएं ब्राह्मीण और आर्यभट्ट जैसे उनके पूर्ववर्तियों से प्रभावित थी। भाई एक बात बताइए, आर्यभट्ट को आप देखते हैं 5वीं शताब्दी के अंदर, 5वीं शताब्दी यानी कि ईसा के बाद के अंदर आप देखते हैं, गुप्त काल के अंदर आप देखते हैं। वराहमिहिर को आप 6ठी शताब्दी के अंदर देखते हैं, वराहमिहिर को 6ठी शताब्दी के अंदर आप देखते हैं। लेकिन जो बात आप पाणिनि की करते हैं तो ये तो ईसा पूर्व थे, पाणिनि तो हमारे ईसा पूर्व के अंदर थे। तो ये जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि उन्होंने साहित्यिक रचनाएं ब्राह्मीण और आर्यभट्ट जैसे उनके पूर्ववर्तियों से प्रभावित थी, ये बात तो गलत है। ये पूर्ववर्ती, ब्राह्मीण और आर्यभट्ट पूर्ववर्ती थोड़ा होंगे, ये तो परवर्ती होंगे। ये क्या होंगे? ये परवर्ती होंगे, नॉट पूर्ववर्ती। ठीक है, याद रखना। तो इसमें तो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन सही है, पाणिनि, अष्टाध्यायी, ब्राह्मीण, आर्यभट्ट। देखो खगोल शास्त्र ये जो विज्ञान से संबंधित है, ये क्वेश्चन बनता ही हमेशा यहाँ से स्टूडेंट्स। नेक्स्ट
कि फारसी करती रज़म नामा किस प्रसिद्ध भारतीय संस्कृत ग्रंथ का अनुवादित संस्करण है। देखो रज़म नामा युद्धों की जानकारी, रज़म नामा युद्धों की जानकारी। और आप जानते हैं युद्ध कहाँ पे हुआ था? महाभारत के अंदर हुआ था। युद्ध कहाँ पे हुआ था? महाभारत के अंदर हुआ था। और ये जो अनुवाद हुआ था रज़म नामा का, ये 16वीं शताब्दी के अंदर। 16वीं शताब्दी में कौन शासक था? मुगल शासक बादशाह अकबर के समय। बादशाह अकबर के समय किसके द्वारा? अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा। अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा, जो घोर आलोचक भी अकबर का हुआ करता था। ठीक है। और अर्थशास्त्र आप कौटिल्य की देखते ही है, मनुस्मृति मनु आप जानते हैं, रामायण वगैरह ये सब आप जानते हैं। तो टू द पॉइंट बात करेंगे बस कि पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पूरा पाषाण युग में मनुष्य को कृषि का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण युग में मनुष्य को कृषि का ज्ञान नहीं था। भाई कैसे था? कृषि का ज्ञान तो आप देखोगे नव पाषाण काल के अंदर आके होगा। नव पाषाण काल के अंदर आके कृषि का ज्ञान होगा। तो पूरा पाषाण काल के अंदर तो कृषि का ज्ञान नहीं था। लेकिन यहाँ पे सही कथन पूछा है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, कृषि का ज्ञान नहीं था। तो इस युग के दौरान मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया। ये गलत है, ये गलत है। मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना पूरा पाषाण काल में नहीं किया था। मनुष्य ने पालतू बनाना मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल से पशुओं को पालतू बनाना शुरू हुआ था, तो जो पूरा पाषाण काल से नहीं हुआ था। तो इस बात को स्टूडेंट याद रखना है ना। तो याद रखना कि पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आपका आंसर भी सही में बताना, तो ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट कि गुप्त काल के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुप्त काल के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि समुद्रगुप्त अशोक की तरह इलाहाबाद प्रयाग शिलालेख में वर्णित शांति और गैर आक्रामकता की नीति में विश्वास करता था। भाई ये बोलता है कि समुद्रगुप्त अशोक की तरह, अशोक की नीति अहिंसावादी नीति थी कलिंग युद्ध के बाद में। तो क्या अशोक अहिंसावादी नीति को मानता था? नहीं, हिंसावादी। देखो इतना बड़ा साम्राज्य समुद्रगुप्त ने अपने अंदर किया, दक्षिण को जीता था, पाटविक राज्यों को जीता था, सीमांत राज्यों को जीता था, विदेशियों को जीता था। तो अशांति के द्वारा थोड़ा शांति के द्वारा थोड़ा, अशांति या गैर शांति या इसको अहिंसा के द्वारा। ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन गलत है आपका, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिमी भारत के क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था। अरे भाई एक बात बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिमी भारत के क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की पहली बार उपाधि तो आप देखते हैं 57-58 ईसा पूर्व के अंदर, जहां से विक्रम संवत की शुरुआत होती है। उज्जैन के शासक ने धारण किया था, तो पहला शासक थोड़ा था। हाँ ये बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, कि चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये बात तो आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पे तो आपका कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अग्रहार क्या था। ये शब्दावलियों को भी आपने एक बार स्टूडेंट्स देख लेना है। शाही संरक्षण के रूप में ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूमि अनुदान, अग्रहार। तो ये ब्राह्मणों को दिया जाने वाला एक भूमि अनुदान अपना हुआ करता था। नेक्स्ट है कि सूफीवाद के संदर्भ में बताना है कि तज़किरा क्या था, मकतूबात क्या था, मलफूजात क्या था। तज़किरा क्या था, मकतूबात क्या था, मलफूजात क्या था। तो आप देखिए तज़किरा सूफी संतों के द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए पत्र, सूफी संतों के द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए पत्र। तो ये तो तज़किरा नहीं बोला जाता था, इसको तो मकतूबात बोलते हैं कि सूफी संतों के द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों के लिखे गए पत्र को मकतूबात। पहला गलत। संतों की जीवनियों का विवरण, संतों की जीवनियों का विवरण, तो इसको आप बोलते हैं तज़किरा, तज़किरा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तीसरा है कि सूफी संतों की बातचीत यहाँ पे दी गई है, तो इसको मलफूजात बोलते हैं। ये बात सही है, ये बात आपकी सही है। सूफी संतों की बातचीत को मलफूजात, मलफूजात, ये सूफी शब्दावली देखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शवों को गड्ढे में दफनाने का प्रचलन था। ये बात तो सही है, ये नवपाषाण काल से शुरू हो गया था गड्ढे में दफनाने का प्रचलन। और सिंधु घाटी के लोगों ने मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। व्यापार अपना होता था, मेलुआ दिलमन आप देखते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग बाट और माप की एक मानक प्रणाली का उपयोग करते थे, ये भी सही है। और सोने के बारे में अनभिज्ञ थे। देखो प्रॉपर जानकारी सोने की, मतलब अनभिज्ञ भी नहीं थे। कहीं कहीं एक दो जगह साक्ष्य मिलते हैं सोने के बारे में, तो आप अनभिज्ञ भी नहीं बोल सकते हैं कि कहीं कहीं। देखो हम ये सारा का सारा सिंधु घाटी सभ्यता को हम अनुमान के आधार पे हम यहाँ पे देखते हैं।
अनुमान के आधार पे हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आपका ये गलत हुआ। नेक्स्ट, कि भक्ति संत रामानंद के संदर्भ में आपने कथनों पर विचार करना है कि उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का परिवर्तन किया। विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का परिवर्तन किया, ये बात ये एकदम अपोजिट आप देख रहे हैं, यानी कि विष्णु, अभी तक विष्णु की पूजा होती थी, तो विष्णु के स्थान पर राम की उपासना की शुरू किया। वे कबीर के लेखन से बहुत प्रभावित थे। कबीर तो रामानंद के शिष्य थे, तो उनके लेखन से कैसे प्रभावित होंगे? कबीर रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस भारतीय राज्य में जोरवे संस्कृति? तो आप जानते हैं कि जोरवे एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल था, और इस संस्कृति को आप जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर थी। देखो, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति महाराष्ट्र के अंदर तो जोरवे संस्कृति, उत्तर प्रदेश राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर तो आड़ संस्कृति, और आप मध्य प्रदेश के अंदर देखोगे मालवा और कायथा संस्कृति, मालवा और कायथा संस्कृति, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं मालवा और कायथा संस्कृति, तो महाराष्ट्र इसका आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट पे आइए कि चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी के नाम से जाने वाले स्थानों में क्या समानता है? चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो पश्चिम, इधर पूर्वोत्तर भारत तक तो सभ्यता ही नहीं फैली थी। पश्चिम भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश के तो तक स्थान शामिल थे, मेरठ, आलमगीरपुर तक। ये भारत में महापाषाण कालीन स्थल थे। महापाषाण कालीन नहीं, गलत। सातवाहन के शासनकाल के क्षेत्र में थे। सातवाहन तो दक्षिण में था, और बुद्ध के समय महाजनपदों की राजधानी थी। यहाँ चंपा अंग की राजधानी हुआ करती थी। श्रावस्ती आपकी कौशल की राजधानी हुआ करती थी, और कौशाम्बी वत्स की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो ये 16 महाजनपद थे, सभी की राजधानी याद रखनी है। वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अंग, चंपा, है ना। तो ये सभी को याद रखना है। मुगल काल के संदर्भ में आपने खुद कास्ट किसानों का एक वर्ग है बताना है। ये किसानों का एक वर्ग था जो अपने द्वारा जोती गई भूमि का स्वामित्व भी रखता था। ये बात सही है, खुद कास्ट के पास में अपनी भूमि अपने गांव में होती थी और एक अपने स्वामित्व रखता था, और उन्होंने भू राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। उन्हें भू राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। मुजारियन द्वारा प्राय उनका शोषण किया जाता है। अरे, मुजारियन द्वारा कैसे उनको शोषण होता है, आप एक बात बताइए। मुजारियन तो जो है इनके अधीन रह के कार्य करते थे, तो मुजारियन तो उनका शोषण क्या करते, और उन्हें भू राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी, ठीक है। तो इनकी तो खुद की भूमि थी, इनकी अपनी खुद की भूमि थी, जो अपने ये खुद कास्ट जो अपना यहाँ पे कार्य करते थे। तो आपने इसको देखना है कि भाई जो खुद कास्ट वगैरह जो अपने होते थे, तो खुद कास्ट को अपने यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा इसका अपना आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ए आंसर होगा। इनके पास इन्हें कोई भुगतान में छूट देने की बात, ये तो खुद ही मालिक थे अपनी जमीन के। नेक्स्ट पे कि आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी के संदर्भ में यह शहर पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बना हुआ था। सफेद नहीं भाई, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग था। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग था। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की गुजरात विजय के बाद करवाया गया था। ये बात सही है। 1572-73 में जब अकबर ने गुजरात विजय की थी, उसके बाद में बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पे कि वह सब महान राष्ट्रकूट शासकों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राजधानी नगर मान्यखेट को इंद्र के नगर जैसा उत्कृष्ट बनाया था। वे स्वयं एक महान कवि थे, और उनके द्वारा रचित कविराज मार्ग कविताओं पर सबसे अधिक आरंभिक कन्नड़ करती है उपयुक्त। तो आप जानते हैं कविराज मार्ग का लेखक कौन था आपका? आप जानते हैं रतन मालिका का लेखक कौन था? आप जानते हैं कि मान्यखेट, मयूरखंडी से मान्यखेट को राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी? आप जानते हैं कि किसने अकाल के समय में अपने अंगुली को काट के भेंट कर दिया था? आप जानते हैं कि किसके समय में अपने महावीराचार्य, गणित शास्त्र संग्रह के लेखक महावीराचार्य रहते थे? आप जानते हैं किसके समय में गुणभद्र इनके बेटे के शिक्षक थे? आप जानते हैं कि कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था? आप जानते हैं कि यहाँ पे अपना इनकी जो प्रसिद्धि थी वो युद्धों के रूप में नहीं, संस्कृति के रूप में थी। तो इतनी सारी बातें जो आप कर रहे हैं, अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में कर रहे हैं, अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में कर रहे हैं। नेक्स्ट, भीमबेटका की शैल कला के संदर्भ में आपने विचार देना है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज पुरातत्वविद वीएस वाकणकर के द्वारा की गई थी। ये बात सही है। और भीमबेटका के मध्य पाषाण युग के चित्र पूरा पाषाण युग के चित्रों में सबसे छोटे हैं। ये बात भी आपकी सही है। और मध्य पाषाण युगीन चित्रकलाओं में पशुओं को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया है, जबकि मनुष्य को कलात्मक रूप से साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत यहाँ पे किया गया है। तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है।
कि नेक्स्ट है कि यह एक पुर्तगाली यात्री था और इस आपने बताना किस यात्री का वर्णन है 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा का वर्णन किया। ठीक है, विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की। ठीक है, नालियों और तालाबों द्वारा सिंचाई प्रणाली, विकास के भवन और मानवीय डिब्बा और बाजार के बारे में सुस्पष्ट वर्णन दिया। तो आप जानते हैं ये शासक ये कौन था विदेशी यात्री, तो ये है डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस देखो, चाहे सल्तनत काल हो, चाहे विजयनगर साम्राज्य हो, चाहे मुगल काल हो, एक विदेशी यात्री से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, याद रखना है। निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक, निकितिन, ये अपना बारबोसा, डोमिंगो पायस, सीजर फ्रेडरिक, टॉम्स रॉय, हॉकिंस, सॉल्फिंस, मॉन्डेलेस्लो, है ना, ट्रेवेनियर, बर्नियर, या फिर आप इधर बात करोगे इबन बतूता, मार्को पोलो। ठीक है, याद रखना है। तो ये बात है जो डोमिंगो पायस की। डोमिंगो पायस सबकी अलग अलग विशेषता थी। निकोलो कोंटे के बारे में क्या पढ़ना है, अब्दुल रज्जाक के बारे में क्या पढ़ना है, बताया हुआ है सारा सारा। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में आपने बताना है। इस प्रणाली का उपयोग अकबर ने एक मजबूत सेना बनाए रखने के लिए किया था, बात सही है। जात एक अधिकारी के व्यक्तिगत पद को दर्शाती है, हाँ, जात की शुरुआत जब मनसबदारी की शुरुआत हुई थी तभी जात की शुरुआत भी हो गई थी 1575 में। और सवार मनसबदारों द्वारा रखी गई सैन्य टुकड़ियों के आकार को दर्शाता है, ये भी बात सही है। लेकिन सवार जात के साथ नहीं जोड़ा गया था। आपने बताना है कि सवार कब जोड़ा गया था जात में। मनसबदारों को केवल भूमि हस्तांतरण के रूप में ही भुगतान किया जाता था। नहीं, केवल ये सब बहुत गलत है, केवल नहीं आएगा। केवल के साथ में यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे नगद भी दे दिया जाता है, कभी कभी नगद हस्तांतरण भी यहाँ पे कर दिया जाता। तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट पे आइए कि विजयनगर राज्य में और बहमी साम्राज्य के मध्य संघर्ष का कारण था तुंगभद्रा का दोआब। ये था तुंगभद्रा का दोआब, दो नदियों, दोआब बोलते हैं दो नदियों के बीच की भूमि को। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र ये भी था। मराठावाड़ा क्षेत्र ये भी था। तो मालवा क्षेत्र नहीं था। मालवा तो ये क्योंकि दक्कन के अंदर जो क्षेत्र थे वही विजयनगर और बहमनी के संघर्ष का कारण था। और दोनों की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है आपका कि बहमनी राज्य के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि बहमनी राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय में हुई थी। भाई बहमनी राज्य की स्थापना 1346 में हुई थी, 1346 में। और 1340 में किसका शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का। फिरोज तुगलक का शासनकाल तो 1351 में आता है, तो पहले गलत है। और इसकी संस्थापना अलाउद्दीन हसन बैमन शाह या हसन गंगू ने की थी, ये बात सही है। तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो इस करके दोस्तों ये हमने आज अपने टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को कंप्लीट किया 3 पार्ट के अंदर। तो आप बारी बारी से इनको आप देख लीजिए और आगे भी अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और कैसा रहा ये टेस्ट आपका, कितना मतलब एक आइडिया लगा पेपर का कि हाँ पेपर इसी तरीके से अगर बनेगा तो हम कितने क्वेश्चन आपको कर लेंगे, या कितनी तैयारी करने की अभी आपको ज़रूरत है कि कितनी तैयारी में आपका पेपर हो सकता है। तो कई चीज़ें हमें वहम में नहीं रहना चाहिए, पता होना चाहिए, अवगत होना चाहिए कि क्या तैयारी हमारी है। तो उसको आपने देखते हुए दीजिए आंसर। ठीक है भाई, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।